अस्सलाम वालेकुम। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, अगर उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। नो सर। आज का हमारा टॉपिक है सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पॉपुलेशन में से सैंपल कैसे ड्रा कर सकते हैं, इसके मुतालिक आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपल्स। A sample is said to be random sample if the probability of selection of each unit in the population is known prior to the sample selection। अगर सैंपल को सिलेक्ट करने से पहले हमें हर सैंपल की हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी हमें पता हो, अगर सैंपल सेलेक्ट करने से पहले हमें हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी का पता हो, तो इस सूरत में हमारे पास जो सैंपल आएगा उसको रैंडम सैंपल कहेंगे। ठीक है, दोबारा से देख लें। सैंपल इज सेड टू बी रैंडम सैंपल if the probability of selection for each unit in the population is known prior to the sample selection। अगर सैंपल सेलेक्ट करने से पहले हमें हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी का पता हो, तो ऐसे सैंपल को हम रैंडम सैंपल्स कहते हैं। रैंडम सैंपल की जो मेन टाइप्स हैं, इनमें सिंपल रैंडम सैंपल है, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल, क्लस्टर सैंपल, मल्टी स्टेज सैंपल। ये हमारे पास कुछ मेन जो मेन रैंडम सैंपल्स की टाइप्स हैं। हम नेक्स्ट इनके मुतालिक पढ़ते हैं कि फर्दर इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल रैंडम सैंपल। A sample is said to be simple random sample if it is selected in such a manner that each unit in the population has an equal probability of being included in the sample। हमारे पास रैंडम सैंपल की जो डेफिनेशन थी उसमें जस्ट ये था कि हमारे पास सिलेक्शन से पहले, सैंपल सिलेक्शन से पहले ही प्रोबेबिलिटी का पता हो। अगर
वो जो प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है वो प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स हों, किसी भी पॉपुलेशन के तमाम इवेंट्स इक्वली लाइकली हों, उनके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो सैंपल होगा उसको सिंपल रैंडम सैंपल कहते हैं। हमारे पास किसी भी सैंपल के लिए सिंपल रैंडम सैंपल उसी वक्त होना ज़रूरी होगा जब हमारे पास जो सैंपल है वो जिस पॉपुलेशन से आया है उस पॉपुलेशन के तमाम एलिमेंट्स, तमाम यूनिट्स होमोजीनियस हों। अगर हमारे पास पॉपुलेशन होमोजीनियस है, उसके तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनमें डिफरेंस नहीं है, तो इस सूरत में हम सिंपल रैंडम सैंपल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सिस्टमैटिक रैंडम sample. A sample of size n is defined to be systematic random sample if it is obtained by choosing one unit at random from the first k units and thereafter selecting every kth unit after the n units in the population have been serially numbered from 1 to n or arranged in a systematic function. इसको आसान अल्फाज में कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि सबसे पहले अगर हमने सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल की तरफ मूव करना है तो हमें सबसे पहले के का पता होना चाहिए, ये के क्या है, क्योंकि हमने फर्स्ट के यूनिट्स में से एक एलिमेंट चूज़ करना है, एक यूनिट चूज़ करना है। तो के हमारे पास क्या है, एन, कैपिटल एन, जो कि पॉपुलेशन के साइज को डिनोट करता है, डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, जो कि सैंपल के साइज को डिनोट करता है। पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। लेट्स सपोज कि आपके पास कैपिटल एन 100 है और आपने उसमें से 20 सैंपल्स लेने हैं। 100 का आपका पॉपुलेशन है और आपने उसमें से 20 सैंपल्स लेने हैं। तो आप इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट के यूनिट आपने चेक करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास आंसर आएगा 4।
सॉरी 5, 100 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट 5 यूनिट्स में से कोई एक एलिमेंट रैंडमली पिक करना है। वो कोई सा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है 1 से लेकर k तक, जो कि हमारे पास इस सिचुएशन में 5 है। 1 to 5 हम कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो एलिमेंट आता है वो 2 आता है। हम अब 2 के अंदर kth यूनिट को ऐड करेंगे, सिलेक्टिंग एवरी kth यूनिट। 2 के बाद kth यूनिट हमारे पास 2 + 5 7th हो जाएगा। इसके बाद 12th, इसके बाद 17th। इसी तरह से हम ये एक सिस्टम की तरह चलते हुए हम रैंडम सैंपल को सिलेक्ट कर लेंगे। चूँकि हमने पहला यूनिट रैंडमली सिलेक्ट किया, इस बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सैंपल आएगा वो रैंडम सैंपल होगा और एक सिस्टम के ज़रिए सिलेक्ट हुआ, तो इसलिए हम इसे सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल कहेंगे। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल और सिंपल रैंडम सैंपल। Itu aja Popo makanya Forest. Dia lalu mana itu? पूरी सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल और सिंपल रैंडम सैंपल हमारे पास दोनों उस सिचुएशन में सिलेक्ट होते हैं जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो होमोजेनियस हो, उसके तमाम एलिमेंट्स होमोजेनियस हो। अगर हमारा फोकस इस चीज़ पे हो कि हमने तमाम एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं जो कि सीरियल वाइज हैं, उनमें स्टार्ट के एलिमेंट्स भी आए, मिड से एलिमेंट्स भी आए और लास्ट के एलिमेंट्स भी आए, तो हम इस सिचुएशन में सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से हो कि हमें कोई से भी एलिमेंट्स चाहिए, कोई से भी यूनिट्स चाहिए, तो हम सिंपल रैंडम सैंपल की तरफ मूव करते हैं। सिंपल रैंडम सैंपल में ज़रूरी नहीं होता कि हर पार्ट के पॉपुलेशन के हर पार्ट में से सैंपल सेलेक्ट हो, स्टार्ट में से भी आए, मिड में से भी आए, लास्ट में से भी आए। हो सकता है कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया वो रैंडम है, तो वो किसी भी जगह से आ सकता है। हो सकता है कि तमाम एलिमेंट्स स्टार्ट से या मिड से आए, लास्ट का कोई एलिमेंट ना आए। रैंडम है, कोई सा भी एलिमेंट सेलेक्ट हो सकता है। सिंपल रैंडम सैंपल में किसी भी पार्ट से कोई भी एलिमेंट, कोई भी यूनिट सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल में हर पार्ट में से स्टार्ट से भी कोई, स्टार्ट वाले जो हमारे यूनिट होंगे उनमें से भी हमारे पास यूनिट सेलेक्ट होंगे, मिड से भी होंगे और लास्ट से भी होंगे। दोनों में डिफरेंस का पता चल गया। दोनों हमारे पास होमोजेनियस सिचुएशन में, जब हमारे पास पॉपुलेशन होमोजेनियस हो उस वक्त यूज़ की जाती है, सिंपल रैंडम सैंपल और सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल।
इसके बाद आ जाता है कि जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस हो, उसके तमाम एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हों, उस सिचुएशन में हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल्स आता है। A sample of size n is defined to be stratified random sample if it is selected from a population which has been divided into a number of non-overlapping groups called strata, such that part of a sample is drawn at random from each strata. तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल में हमारे पास है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पॉपुलेशन हमारी हेट्रोजीनियस होती है। हम क्या करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल में अपनी पॉपुलेशन को नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम स्ट्रेटा बोलते हैं। और ये स्ट्रेटा विद इन स्ट्रेटा होमोजेनियस यूनिट होते हैं और बिटवीन स्ट्रेटा हेट्रोजीनियस यूनिट्स होते हैं। एक स्ट्रेटा दूसरे स्ट्रेटा से मुख्तलिफ होता है, लेकिन एक स्ट्रेटा के अंदर जितने यूनिट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। तो इस तरह से हम हर स्ट्रेटा में से 1 बाय 1 सैंपल पिक कर लेते हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हैं खुद ही इसको रेज कर दो जल्दी से। अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, इस तरह से लिखने का कोई मतलब नहीं होता। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम पढ़ रहे थे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। हमारे पास जो ग्रुप्स होंगे वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे और हर स्ट्रेटा के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो यूनिट्स होंगे, वो होमोजेनियस होंगे, जबकि एक स्ट्रेटा दूसरे स्ट्रेटा से मुख्तलिफ होगा। तो हम हर स्ट्रेटा से उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी स्ट्रेटा में ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अगर किसी स्ट्रेटा में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा यूनिट्स हैं, तो उस स्ट्रेटा से ज़्यादा रैंडम सैंपल पिक होगा। ये पोर्शन के लिहाज से पिक होगा। जितना पोर्शन स्ट्रेटा का होगा पॉपुलेशन में, उतना ही उस स्ट्रेटा से सिलेक्ट होने वाले सैंपल का पोर्शन होगा ओवरऑल सैंपल का। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। ये क्लस्टर सैंपल सर थोड़ा सा सिंपल वर्डिंग में बता दें। और सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो
कि क्लास के अंदर जिनकी हाई CGP है उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, जिनकी मॉडरेट CGP है उनका दूसरा ग्रुप बना दिया जाए। हेलो सर, आवाज़ नहीं आवाज है? नहीं आ रही आपकी। जी अब आवाज़ आ रही है? हेलो आवाज़ आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। मैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल की एग्जांपल दे रहा था कि अगर आपकी क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए, एक हाई CGPA वाले लोग और एक मॉडरेट CGPA वाले, और थर्ड जो ग्रुप होगा वो लो CGPA। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने आपकी क्लास को 3 स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर हमने कोई सैंपल लेना है आपकी क्लास में से, तो हम क्या करेंगे, जितना पोर्शन, अगर टोटल आपकी स्ट्रेंथ 30 है, सॉरी 60 है, अगर आपकी स्ट्रेंथ 60 है लेट्स सपोज, और उसमें से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाई CGP है, तो जो हम सैंपल सेट करेंगे वो भी टोटल सैंपल का 1/6 पोर्शन कवर कर रहा होगा। अगर हमारे पास जो मॉडरेट CGPA वाले लोग हैं उनकी तादाद लेट्स सपोज 40 है, ठीक है, तो जो हमारे पास सैंपल सेट होगा उसमें मॉडरेट CGPA वाले लोगों की जो पोर्शन होगा वो 40/60 होगा, यानी कि 2/3 पोर्शन उन लोगों का होगा जो कि मॉडरेट CGPA वाले हैं, और इसी तरह से जो लो CGPA वाले लोग हैं उनका भी अपने पोर्शन के मुताबिक ही सिलेक्शन होगा उस सैंपल के अंदर। क्लियर हुआ अब? इसके बाद हमारे पास आता है क्लस्टर सैंपल। क्लस्टर सैंपल भी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल की तरह उस वक्त यूज़ होता है जब हमारे पास पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो। क्लस्टर सैंपल में और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हम जो स्मॉल ग्रुप स्ट्रेटिफाइड में बनाते हैं वो विद इन ग्रुप या विद इन जो हमने जो ग्रुपिंग की है वो ग्रुप के अंदर होमोजीनियस सिचुएशन होती है, और बिटवीन ग्रुप्स जो है वो हेट्रोजीनियस सिचुएशन होती है, जबकि क्लस्टर में इसका अपोजिट सिचुएशन हो जाती है, उल्ट सिचुएशन होती है कि हमारे पास जो ग्रुप होते हैं वो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलता जुलता होता है, लेकिन एक ग्रुप के अंदर हेट्रोजीनियस कंडीशन होती है। ठीक है, इसको मज़ीद मैं